कितना उतावलापन था तुम्हारी एक एक हरकत में। हर समय जल्दबाजी, चूहलबाजी और खिलंदड़ापन झलकता था तुम्हारे हर अंदाज में। तब मैं सोचती थी कि शायद बचपना है तुम में। अब भी तुमसे पहली बार मैं अपनी परम सहेली निशा की शादी में मिली थी। तुम निशा के पति रोहित के बुआ के बेटे थे, यानी निशा के फुफेरे देवर। निशा की विदा होने तक तो तुम उससे मेरे लिए चापलूसी कर चुके थे। भाभी जी, आपकी सहेली प्रिया से मुझे पहली ही नज़र में प्यार हो गया है। प्लीज़ 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 उससे कहो वो मुझसे एक बार तो मिल ले। एटलीस्ट आप उसका नंबर ही दे दो मुझे। आई स्वेयर मैं उसे बहुत खुश रखूँगा। निशा ने मुझे तुमसे एक बार मिलने को कहा तो मैं उसकी खातिर तुमसे मिलने को तैयार हो गई। इस तरह हमारी दोस्ती हुई। पर तुम्हें तो दोस्ती का पायदान लांघ कर प्यार फिर शादी की सीढ़ियां चढ़ने जल्दी थी। कितने हसीन वादे तुमने कर डाले थे मुझसे। तुम्हारी मनमोहक सूरत व मीठी चाशनी में घुली प्यारी प्यारी कभी न खत्म होने वाली बातें। कौन कहता है कि हम लड़कियां बातूनी होती हैं। उफ, कभी कभी मेरा ये सिर चकरा जाता तुम्हारी नॉन स्टॉप बातें सुनकर। एक हफ्ते के अंदर तुम निशा, रोहित व अपनी मम्मी को लेकर मेरे घर आ धमके सगुन का थाल लेकर। मैं सकते में रह गई, पर मम्मी पापा घर बैठे बिठाए इतना अच्छा रिश्ता कैसे ठुकराते। फिर निशा लेकर आई है, ये रिश्ता तो सब अच्छा ही होगा। ये सोचकर थोड़ी बहुत पूछताछ करके उन्होंने मुझे हाँ कहलवा दिया। मैं मानो अभी भी ख्वाबों की दुनिया में विचरण कर रही थी। आखिर इनकार भी किस बिना पर करती। तुम सुदर्शन, उच्च शिक्षित, अच्छी कंपनी में कार्यरत, व्यवहार कुशल लड़के थे और मेरी भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अपनी लच्छेदार बातों से सबका दिल जीत लेते थे। उसी दिन झटपट रोके की रस्म अदायगी भी हो गई। 3 दिन बाद सगाई हो गई, फिर 1 हफ्ते बाद शादी भी हो गई। चट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत का असली मतलब मुझे आज समझ में आया। चाहे जयमाला पहनाने का कार्यक्रम हो रहा हो या फेरों का, तुम हर वक्त जल्दबाजी चूहलबाजी करे जा रहे थे। थोड़ा अजीब लगा मुझे, पर तुम्हारा मेरे प्रति अगाध प्रेम समझ मैं शर्म से मुस्कुरा दी थी। अनायास तुमने मुझे चिकोटी काट ली और शरारत से आंख मार दी। सबके समक्ष तुम्हारा यह प्रेम प्रदर्शन अब मुझे गुदगुदाने के बजाय शर्मिंदगी दे रहा था। पर मैं चुप रही, ये सोचकर कि अभी नया नया खुमार है, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने निशा से इस बारे में जिक्र किया तो उसने भी यही सब कहकर सांत्वना दी। अमन भैया बहुत प्यार करते हैं तुमसे, तू इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दे। अब तो तू मेरी देवरानी बनकर आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि हम शादी के बाद भी मिलते रहेंगे, वरना शादी के बाद सहेलियां बिछड़ ही जाती हैं। वी आर सो लकी ना। परंतु तुम्हारा अजीबोगरीब बर्ताव मुझे खटक रहा था। शादी को 1 साल हो गया, तुम्हारा मेरे प्रति जुनून कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा था। इसे प्यार तो नहीं कहेंगे जो तुम करते थे और दावा भी करते थे। फिर 9 माह बाद हमारे आंगन में नन्ही मायरा की किलकारी गूंजी। मेरे तो पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। साथ ही ये उम्मीद भी बंधी कि शायद एक बेटी के बाप बनकर ही तुम्हें परिपक्वता व ठहराव आ जाएगा। पर मेरी इस उम्मीद पर भी तुमने पानी फेर दिया। तुम्हें सिर्फ मुझसे ही मतलब होता था। अब तो मुझे तुमसे डर लगने लगा था। दिन व दिन मेरी सेहत गिरती जा रही थी। मैं कुछ दिन शारीरिक व मानसिक विश्राम चाहती थी। तुम मायरा के संग न खेलते न उसकी तरफ देखते। कैसे बाप हो तुम, निष्ठुर निर्मोही। मैंने तो सुना था कि एक बाप अपनी बेटी को जान से ज्यादा प्यार करता है, पर तुम न जाने किस मिट्टी के बने थे। वो रोती तो तुम चिढ़ जाते, उसे मनहूस कहकर परे कर देते। तुम्हें मेरे अलावा कुछ न सूझता जब तक तुम घर में रहते। कैसा प्यार है ये तुम्हारा। मुझे तो घुटन होने लगी थी अब तुम्हारी मौजूदगी से। मायरा के सामने भी तुम उल्टी सीधी हरकतें करने से बाज न आते, तो अब मैं थोड़ा सख्त रवैया अपनाने लगी थी। अमन विवे है योर सेल्फ, कुछ तो लिहाज करो। अरे बच्ची के सामने तो कायदे से रहो, क्या असर पड़ेगा उस पर। वो बच्ची है अभी, वो क्या जाने ये सब। वो तो यही समझेगी कि उसके पापा उसकी मम्मी को कितना प्यार करते हैं। कभी कभी मुझे खुद पर गुस्सा आता कि मैंने अमन से शादी करने में जल्दबाजी क्यों कर दी। अब मुझे तुमसे चिढ़ होने लगी थी। तुम्हारे ऐसे बेपरवाह व अमर्यादित व्यवहार से तंग आकर एक दिन मैं निशा के घर तुम्हारी शिकायत करने पहुंच गई। मैंने उससे अपने दिल का हाल बताया तो वो भी चिंतित हो गई। उसने रोहित से ये सब बताया तो रोहित ने कहा कि वो अमन से बात करेगा, उसे समझाएगा। तुम मेरी शिकायत लेकर गई थी निशा भाभी के और रोहित के पास।
विकास, तुम्हें पता है मुझे कितना जलील होना पड़ा उन दोनों के सामने, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरा प्यार करना तुम्हें छिछोरापन लगता है? किस लिए तुमसे शादी की है मैंने? तुमसे औरत किस लिए बनी हो तुम? पति को संतुष्ट रखने के लिए ही ना, उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए ही ना। पत्नी हो तुम मेरी, पूरा हक है मेरा तुम पर, तुम्हारे शरीर पर, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। मेरा जब जहाँ जैसे मन करेगा तुम्हें उसी वक्त मेरी इच्छा पूरी करनी होगी, समझ गई तुम? और हाँ, आज के बाद किसी से भी इस बारे में जिक्र भी किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आते ही तुम मुझ पर भड़क उठे थे, ये सब सुन मैं सकते में आ गई। स्थिति बनने के बजाय और बिगड़ गई। अब तुम और ज्यादा मनमानी करने लगे। तुम्हारे मेरे शरीर के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं था। हवस का राक्षस तुम पर ऐसा सवार हो रहा था कि मेरे अंदर की स्त्री धीरे धीरे दम तोड़ रही थी, पर तुम बेखबर थे। तुम मेरे दिल, मेरी रूह तक पहुँचे ही कब थे, जो मेरी पीड़ा समझते। मैं विरोध करती तो तुम बलात्कारियों की तरह पेश आते। एक दिन मैंने जॉब करने की बात तुम्हारे सामने रखी तो तुम उखड़ गए। किस बात की कमी है तुम्हें? जो नौकरी करनी है तुम्हें, बाहर जाकर तफरी करनी होगी और क्या। एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुँह से ऐसी ओछी बातें सुनकर मैं अवाक रह गई। मम्मी जी ने मेरी बात का समर्थन किया तो तुमने उन्हें भी 4 बातें सुना दी। बेचारी अपना सा मुँह लेकर रह गई। क्या पुरुष स्त्री को अपने काबू में रखने के लिए पैदा हुआ है? जो माँ उसे 9 महीने पेट में पालती है, उसकी परवरिश करती है, उसे भी वो पैरों की जूती समझता है। मैंने अपने मम्मी पापा से इस बाबत बात की तो वो बोले कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। किस बात की कमी है मुझे, जो पति की इच्छा के खिलाफ नौकरी करनी है मुझे? क्या करती, मन महसूस कर रह गई। कोई ऐसी डिग्री भी नहीं थी कि फौरन जॉब लग जाती। सब वक्त और ऊपर वाले पर छोड़ दिया मैंने। मायरा को मम्मी जी के पास सुलाने लगी थी। कम से कम वो तुम्हारा ये घिनौना रूप तो न देखे, उसके बाल सुलभ कोमल मन में पुरुष जाति के प्रति नफरत तो न पनपे। उस दिन मम्मी जी ने अपने बेटे का अनोखा ही रूप देखा था। उन्होंने वो सब सुना जो तुम निशा के यहाँ से आने के बाद मुझसे कह रहे थे। उस वक्त तो वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तुम्हारे जाने के बाद वो मेरे पास आई और कहने लगी, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अपनी एक डॉक्टर मित्र को जानती हूँ, वो मनोचिकित्सक है। यदि मुझे इसके इस अजीब व्यवहार के बारे में पता होता तो मैं इसका इलाज पहले ही करवा लेती, या फिर अभी शादी ही नहीं करती। हाँ, उतावलापन, बचपना तो इसमें रहा है, पर यह अंदेशा नहीं था कि इसका परिणाम ये भी हो सकता है। मैं एक माँ की तरह ही सोचती रही, कभी जाना ही नहीं कि इसकी इस अति उच्छृंखलता का ऐसा भयावह रूप भी सामने आएगा। मम्मी जी की प्यार भरी बातें सुन मन को थोड़ी तसल्ली हुई। माँ ने जब तुम्हें मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरेखा से मिलने के लिए कहा तो तुमने मुझे घूर कर देखा। तुम्हें लगा ही मैंने फिर से तुम्हारी शिकायत की है और तुम गुस्से में मुझे उल्टा सीधा सुनाकर ऑफिस के लिए निकल गए। तब मैं और माँ डॉक्टर से मिलने गए, उन्हें सारी बातें विस्तार से समझाई। अब सुनकर उन्होंने कहा, अमन को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर है, यानी कि सेक्स की तीव्र लत है। इसकी वजह से वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते और ऐसे व्यक्ति हर समय बस सेक्स के बारे में ही सोचते रहते हैं। वे किसी भी तरीके से अपना मतलब पूरा करना चाहते हैं। यहाँ तक कि बलात्कार जैसे अपराध भी ऐसे ही व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति येन केन प्रकारेण अपनी स्वार्थ सिद्धि चाहते हैं, या स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि हर हालत में अपनी वासना पूर्ति करना चाहते हैं। अभी तुम उसकी इच्छा पूर्ति के लिए उपलब्ध हो, इसलिए वो तुम्हारे ऊपर खुद को हावी कर रहा है। पर कब तक और क्यों? प्यार या संभोग दोनों की सहमति से होना चाहिए, न कि जबरन थोपा जाना चाहिए। फिर भी मम्मी जी की तरफ मुखातिब होते हुए बोली, ऐसे तो ये बेचारी खत्म ही हो जाएगी। अमन जो कर रहा है वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। अब आप या तो उसको इलाज के लिए मेरे पास लेकर आएं या इसे इसके घर भेज दें कुछ दिनों के लिए। सच पूछो तो मैं भी अब तुमसे छुटकारा पाना चाहती थी। इन 2 सालों में मैंने इतना भुगत लिया था कि जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। पर मैं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित थी। मैं मायरा को लेकर अपने मायके चली गई। मम्मी पापा मुझे देखकर खुश तो हुए, पर साथ ही ये पूछने लगे, दामाद जी नहीं आए, कितने दिन के लिए आई हो? सुनकर अंदर कुछ टूट गया, पर बुरा मानने की न तो स्थिति थी और न ही हिम्मत। मेरे तन मन को आराम की सख्त जरूरत थी, जो अमन से दूर रहकर ही मिल सकता था। मैं अनमने ढंग से मायरा को लेकर कमरे में चली गई। मैंने मम्मी से बोला कि मैं कुछ देर सोऊंगी। रात को खाने के वक्त
वक्त जगा दें। कितने महीनों बाद या यूँ कहूँ कि शादी के बाद आज चैन की नींद आई थी मुझे। मम्मी जी ने फ़ोन करके बताया कि तुम कल घर नहीं आए थे, गुस्सा होकर जो गए थे। अगले दिन ऑफिस के बाद मुझे घर में न पाकर तुमने पूरा घर सिर पर उठा लिया। मम्मी जी को भी बहुत सुनाया कि बिना उसके पूछे मुझे मायके क्यों भेज दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की कहानी यही तक थी। अगला भाग हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।